स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट सेशन है। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों की जो रिपोर्ट राइटिंग हम लोगों का कोर्स है कि हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट का कैसे प्रेजेंट करना होता है, कैसे फॉर्मेट बनाना होता है, वो आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि वो चीज़ें आपकी दोबारा से रिवाइज होके हम उस पर काम करना अपना स्टार्ट करें। लास्ट सेमेस्टर में आपने जितनी भी रिसर्च की चीज़ें स्टडी की थी, रिसर्च की चीज़ें पढ़ी थी, सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह, ये सारे थेरेटिकल थी। अब इसको इम्प्लीमेंट करना होता है आपने इस कोर्स में, ठीक है। एट द एंड आपके पास एक जर्नल फॉर्म में एक रिपोर्ट लिखी होती है, एक जर्नल आपके पास बना होता है रिसर्च का, जिसमें आपने अपनी खुद रिसर्च की हुई होती है, ठीक है। उसमें आपका पूरा सोलली आपका अपना वर्क होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग के क्या फॉर्मेट से हम वो रिवाइज कर लेते हैं, और ये फॉर्मेट आपको याद भी होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए, पता होने चाहिए आपको कि आपने रिपोर्ट में ये चीज़ें फॉलो करनी है। रिपोर्ट राइटिंग है क्या? ये एक जर्नल है, ठीक है, जो कि आपने कंडक्ट जो भी रिसर्च की होगी उसके ऊपर आप एक जर्नल बना लेते हैं। इट इज़ लाइक दिस। ये मैं आपको दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ दिस सेशन कि ये कैसा होता है जर्नल। ये आपकी ही यूनिवर्सिटी का प्रोड्यूस किया हुआ है, एंड द स्टूडेंट्स टू होम आई टॉट लास्ट ईयर, ये उनके जर्नल्स हैं। और ये कैसे बने हैं और इनमें कितने पेजेस हैं, ये सारे सैंपल आपको एक दिखाऊंगी, एक गुड जर्नल का भी और एक वो जर्नल का भी जो कि नॉट एक्सेप्टेबल था टू द यूनिवर्सिटी। दोनों सैंपल्स मेरे पास हैं। ये मैं आपको क्लास में दिखाने के लिए मैंने जिस दिन उठाए थे लाइब्रेरी से, उसके नेक्स्ट डे से अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों का यूनिवर्सिटी आना हुआ नहीं। तो थ्रू दिस चैनल आई विल शो इट टू यू, राइट। तो ये जर्नल है सबसे पहले तो, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में होगा। या तो इसको पब्लिश भी करते हैं, जो कि पब्लिश रिसर्चर्स होते हैं, पब्लिश करते हैं अपनी वर्क को, अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं डिफरेंट पब्लिशर्स से लेकर। उसका क्या एडवांटेजेस होते हैं कि वो आपको नेक्स्ट फ्यूचर रिसर्च में हेल्प करते हैं, आपके बाकी जो एमएचओ रिसर्चर्स होते हैं जो आपसे हेल्प लेना चाहें। और ये प्रिंटेड फॉर्म होती है, ठीक है। आपने पहले सॉफ्ट फॉर्म बनाई है इसकी अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में आपने ये पूरा वर्क कैरी आउट किया है, लेकिन अब आपने इसको प्रिंट करा लिया है, प्रॉपर एक जर्नल की फॉर्म में बाइंड करा लिया है। फिर आप ये प्रेजेंट करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को जब आपने सबमिट करना होता है, ताकि फिर आपका वाइवा कंडक्ट हो। वाइवा क्या होता है? इट इज लाइक मोर लाइक एन ओरल टेस्ट, ठीक है, रिलेटेड टू द वर्क विच यू हैव ऑलरेडी डन इन योर रिसर्च। जो काम आपने अपनी रिसर्च में किया है उसके मुतालिक आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं, उसके मुतालिक आपसे कुछ क्यूरीज आपका जो जूरी होती है वो पूछती है। जूरी मीन्स अ बेंच ऑफ जजेस, जो भी उसमें सुपरवाइजर्स आपके सॉरी एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो होते हैं वो बैठते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन सारे आपकी इसी रिपोर्ट के मुतालिक होता है, इसी जर्नल के मुतालिक होता है, तमाम इसी चीज़ों के मुतालिक होता है कि आपने कैसे सैंपल सेलेक्ट किया और ये सैंपल ऐसे क्यों सेलेक्ट किया। आप अपने टॉपिक को डिफाइन करें, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे, आपका हाइपोथेसिस क्या थे। they will ask no other questions unrelated to this। इससे जो भी रिलेट नहीं कर रहा होगा वो आपसे नहीं पूछेंगे। इसी तरह डिफरेंट जो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस हैं वो इसका पार्ट होते हैं। हमें अपने रिजल्ट्स और एनालिसिस इसमें लिखने होते हैं। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। और जो आपके यूनिवर्सिटी है उसमें हमें मिनिमम ऑफ 50 to 70 पेजेस में आपकी रिसर्च इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाती है। और 70 पेजेस से एक्सीड कर जाए, बेशक 100 तक चली जाए, तो दिस इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट। लेकिन इससे लेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेस बहुत इनएडुकेट, यानी कि बहुत कम और बहुत ही ब्रीफ काउंट होती है। यानी कि एक रिसर्च एक पूरा प्रोसेस का नाम है, एक एक्सटेंसिव प्रोसेस का नाम है, जिसमें चीज़ें एक्सप्लेन की जाएं, जिसमें चीज़ें खोल कर एक्सप्लोर की जाएं, डिस्कवर की जाएं। तो वो इतने कम लिमिटेड स्पैन में, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में आप उसे लिख नहीं सकते, ठीक है। आपके पास यानी कि आपने उसको बहुत शॉर्ट टर्म आप उसको कर नहीं सकते, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इनिशियल पेजेस कौन कौन से होते हैं? यानी जब से पहले जब आपका जर्नल खुलेगा, आपकी रिपोर्ट खुलेगी, तो जो स्टार्टिंग पेजेस हैं, इनिशियल मींस स्टार्टिंग पेजेस हैं, वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो आपका पेज होगा टाइटल पेज, ठीक है, जिसमें आपका टॉपिक होगा, टॉपिक ऑफ योर रिसर्च, सबमिटेड बाय आपका अपना नाम होगा, फॉर एग्जांपल सबमिटेड बाय XYZ। कोर्स इंचार्ज का नाम होगा, जो आपके इंचार्ज है ऑफ दिस कोर्स, ABC, आप उसका नाम लिखेंगे। डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे, मैथ कम्युनिकेशन। यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, और ईयर लिखेंगे जिस ईयर में आपने अपना ये वर्क सबमिट कराना है, जैसे कि 2020, ठीक है। टाइटल पेज में तमाम आपकी चीज़ें कवर हो गई। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज सर्टिफिकेट। आपने सर्टिफिकेट क्या चीज़ होती है? एक्चुअली सर्टिफिकेट आपका चीज़ डिक्लेयर करती है
कि ये जो वर्क आपने किया है ये बिल्कुल आपका ही जेन्युइनली प्रोड्यूस्ड है, ये ओरिजिनल है, और इस तरह का कोई भी काम इस डिग्री के लिए पहले नहीं हुआ हुआ, और आप जो है पूरे जो है जिम्मेदारी कबूल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैंने ये जो वर्क प्रोड्यूस किया है ये मेरा ही अपना प्रोड्यूस करता है, मैंने जो है किसी से प्लेजराइज्ड नहीं किया, किसी की कॉपी नहीं की, ठीक है। सर्टिफिकेट का भी एक पेज जब हो जाता है तो नेक्स्ट कम्स द डेडिकेशन। डेडिकेशन एक बहुत कॉमन वर्ड है, जो आप डेडिकेट करते हैं किसी चीज के नाम, कोई चीज कर देना, जिस तरह आप ये डेडिकेट कर सकते हैं कि मैंने अपना ये जितना भी काम किया है, आई डेडिकेट टू माई पेरेंट्स, आई डेडिकेट टू माई फादर, टू माई मदर, हु व्हाटसोएवर यू वांट टू डेडिकेट टू, राइट। नेक्स्ट होता है इसमें एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी कि क्यों आपने लिखी है रिसर्च, इसका मकसद क्या था, रिसर्च या आपने जर्नल बना तो लिया, इसका मकसद क्या था, तो आप लोगों की एक्नॉलेजमेंट में ये बात लाते हैं कि मेरा इसका मकसद ये था, द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज के पार्शियल फुलफिलमेंट है मेरी इस डिग्री की, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। इसके जो वर्ड्स हैं डेडिकेशन के, एक्नॉलेजमेंट के, सर्टिफिकेट के, टाइटल पेजेस के, ये मैंने तमाम आपके लिए कंपाइल किए हुए हैं। आई विल सेंड इट टू योर ईमेल एड्रेसेस और योर व्हाट्सएप नंबर्स सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडिया फ्रॉम दोज सैम्पल्स। जब आपके पास सैंपल एक मौजूद होगा तो उसमें आपने पता चलनी चाहिए कि क्या चीज़ आपने उसमें ऐड करनी है, क्या नहीं। लेकिन जो मैं सैंपल आपको भेजूंगी, जो मैं पेजेस आपको भेजूंगी, वो आपने एज इट इज़ अपनी रिसर्च में नहीं डाल लेने, क्योंकि वो फिर सबकी रिसर्चेस सेम हो जाएंगी। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दो सैंपल्स आर ओनली टू गिव यू सम आइडिया, ठीक है, सम कॉन्सेप्ट, सम आइडिया कि कैसी ये चीज़ें आपने इसमें लिखना है। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट के पेज के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज आता है, दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। कंटेंट मींस ऑल द कंटेंट, जो भी आपने चीजें आपकी रिसर्च में कंटेन हुई हैं, जो भी आपके रिसर्च का जो पार्ट है, ठीक है, उसका टेबल आप बनाएंगे। यानी कि आप बताएंगे कि मेरा जो चैप्टर 1 है वो कौन से पेज पे है, चैप्टर 2 मेरा कौन से पेज पे है, चैप्टर 3 मेरा कौन से पेज पे है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इनिशियल पेजेस। व्हाई? बिकॉज अगर आपको पूरा जर्नल पढ़ना नहीं है, आपको आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है उन्होंने सिर्फ देखना है कि आपने कैसा रिजल्ट ऑरिजिनेट किया, तो वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाके रिजल्ट का देखेंगे कि पेज नंबर क्या है, 42, देन ही विल मूव डायरेक्टली टू द पेज नंबर 42। 1 से 40 तक उनको आने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका रिजल्ट 42 पेज पे ना हुआ, वो कहीं आगे पीछे हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन की बात होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैज टू बी कंसिडर्ड वेरी वेरी एडुकेटली एंड वेरी कंसंट्रेटेडली, ठीक है, आपने बहुत कंसंट्रेशन से इसको बनाना है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज अ समरी, मोर लाइक अ समरी, एक प्रेसी होती है ऑफ ऑल द रिसर्च यू हैव डन। जितना भी आपने बड़ी रिसर्च कर दी 70 पेजेस की, लेकिन उसकी समरी, उसकी ब्रीफ क्या है, ठीक है, उसमें आपके बिल्कुल ये पैराग्राफिकल फॉर्म में होता है, बहुत शॉर्ट होता है, मोर लाइक 7 to 10 लाइन्स, 7 to 10 सेंटेंसेस ओवरऑल, ठीक है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। इनिशियल पेजेस की बात आपको समझ आ गई कि ये हमारी इनिशियल पेजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेजेस आपके इनिशियल हैं, और ये हर हाल में आपके पास होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये मिस कर दें, ये मिस कर दें, ये दिस इज द प्री रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिसर्च। आप दुनिया की कोई सी भी अच्छी से अच्छी रिसर्च उठा के पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वाले पेजेस हमेशा इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आप आ जाए। नेक्स्ट आपका फिर चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा, आपने एक पेज पे हेडिंग दे दी चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 क्या है आपका? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का बारे में होता है? इंट्रोडक्शन इज अबाउट योर टॉपिक। कोई भी आपने टॉपिक जो है, आपका जो रिसर्च का जो टॉपिक है, आप उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, आप उसमें अपनी डेफिनेशंस ऐड करते हैं, आप उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स ऐड करते हैं। हमने ऑपरेशनलाइजेशन आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, या आप उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है, कि आपने ऑपरेशनलाइज डेफिनेशन इसमें नहीं ऐड करनी होती, वो मैं बताऊंगी आपको कि आपने किस चैप्टर में ऐड करनी है। इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशंस ऐड करते हैं और तमाम वो चीज़ें, बैकग्राउंड आप सेट करते हैं बेसिकली अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। आपके पास बैकग्राउंड में जितना भी मटेरियल आपके पास होता है वो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है कवरेज ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स, ठीक है। एथिक्स कितना हमारे जो न्यूज़ बुलेटिन हैं वो लोग फॉलो करते हैं, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि एथिक्स क्या होते हैं, ठीक है। पहले तो बताएंगे न्यूज़ बुलेटिन किसे कहते हैं, एथिक्स क्या होते हैं,
और पाकिस्तानी मीडिया में एथिक्स की क्या वैल्यू है, पाकिस्तानी न्यूज़ बुलेटिन में एथिक्स की क्या वैल्यू है। तो ये चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने चैप्टर 1 में, इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन का चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपने अपनी बेस सेट करनी होती है। आपने बताना होता है कि ये चीज़ें कैसे आगे जाएंगी मेरी रिसर्च में, आगे कैसे मैं कंटिन्यू इसको करूँगा। ठीक है, चैप्टर 1 आपका मोर लाइक 4 to 5 पेजेस पे एंड हो जाता है। इसमें जितनी भी डेफिनेशन आप ऐड करते हैं किसी भी चीज़ की, कहीं से आपने ली है, कहीं से आपने उठाई है इंटरनेट से, या आपने किसी लाइब्रेरी की किसी बुक से लिए, तो वो आप डेफिनेशन एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आप चेंज नहीं कर सकते, डेफिनेशन आप एज इट इज़ लिखेंगे। अब डेफिनेशन जब आपने लिख ली तो उसके आगे आप पैरेंथेसिस में, यानी ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, आप उसमें उस स्कॉलर का, उस रिसर्चर का नाम लिखते हैं जहां से आपने ये चीज़ एब्स्ट्रैक्ट की है, जहां से आपने चीज़ एक्सट्रैक्ट की है, जहां से आपने ये चीज़ कैरी की है। ठीक है, जहां से आपने ये ऑब्टेन की है, और प्लस उसका ईयर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक बात की है, मीडिया इज अ वर्सेटाइल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये मीडिया की फॉर एग्जाम्पल एक कोई डेफिनेशन है, और ये बोला किसने है, मार्शल ने बोला। मार्शल कॉमा 2005, मैं ये ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ये जो मार्शल 2005 मैंने लिखा है, ये मैंने कहीं से देख के एज इट इज डेफिनेशन तो लिख ली है, और उसका मैंने ये भी बता दिया है कि वो जो है चीज़ मेरी टॉपिक से भी रिलेटेड है, बट ये मैंने ली कहाँ से है इसकी डिटेल्स में दूंगी एट द एंड ऑफ माय रिसर्च इन एन सेपरेट हेडिंग रेफरेंसेस। ठीक है, तो आप अपने चैप्टर्स के लिए, आप अपने टॉपिक के लिए जो भी चीज़ जहाँ से भी ऑब्टेन करेंगे, आपके पास उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि वो आप रेफरेंसेस में ऐड करें। और रेफरेंसेस का एडवांटेज ये होता है कि मुझे अगर उस बारे में चीज़ वेरीफाई करनी है तो आई कैन वेरीफाई दैट। लिखा हुआ होगा कि मार्शल की फलानी बुक की वॉल्यूम नंबर 23 से पेज नंबर दिस से ये डेफिनेशन ली गई है। राइट, ये आपके इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स में बातें लिखी होती है सारी। चैप्टर 2 होता है आपका लिटरेचर रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एज अ रिसर्चर, बिकॉज यू नीड टू रिव्यू द थिंग्स, यू नीड टू रिव्यू ऑल द रिसर्चर्स डन इन द हिस्ट्री और डन इन द पास्ट फॉर अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। ठीक है, जो और रिलेटेड टू योर टॉपिक, आपके टॉपिक से जितने भी रिलेटेड हो, या आपके टॉपिक के मुतल्लिक जो हो, जो फॉरेन रिसर्चर्स हों, जो लोकल डोमेस्टिक रिसर्चर्स हों, उसको आप रिव्यू करते हैं, उसको आप स्टडी करते हैं, और वो आप अपने लिटरेचर रिव्यू में ऐड करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, इट गिव्स अ वेरी मच एक्सप्लोरेशन टू योर ओन रिसर्च। ठीक है, आपका एक्सप्लोरेशन मिलती है, आपका एरिया वाइड हो जाता है। राइट, आपको चीज़ें डिस्कवरिंग में न्यू नज़र आ जाती हैं। आप एथिक्स देख रहे हैं तो एथिक्स के मुतालिक आपको बहुत रिसर्चेस मिलेंगे, आप उसका लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं कि एथिक्स क्या चीज़ सेम हो रही है न्यूज़ बुलेटिन में, क्या चीज़ एथिक्स सेम हो रही है मीडिया में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिसर्चेस को रिव्यू करते हैं तो यू प्रेजेंट योर ओन समरी, यू प्रेजेंट द समरी इन योर ओन वर्ड्स। आप अपने वर्ड्स यूज करते हैं, आप अपनी समरी यूज करते हैं। यू डू नॉट कॉपी एंड पेस्ट द होल मटेरियल यू हैव रेड ऑन द इंटरनेट और ऑन वॉट एवर स्क्रीन यू आर रीडिंग विद। ठीक है, कोई भी स्क्रीन पे आपने कोई भी चीज पढ़ ली, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इट विल बिकम अंडर द हेडिंग ऑफ प्लेजरिज्म, और प्लेजरिज्म अलाउड नहीं होता। प्लेजरिज्म का क्या मतलब होता है कि यहाँ से चीज उठाई, कॉपी की, और यहाँ पे आपने अपनी चीज पे वहीं पे एज इट इज जो है पेस्ट कर दी। Ctrl+C, Ctrl+V आपने बहुत ज्यादा लिमिटेड रखना है, बहुत ज्यादा उस अपने आप को उस पर कंट्रोल करना है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू में आपने रिफ्रेजिंग करनी है, जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिफ्रेज करेंगे, उसको आप अपने वर्ड्स में, अपनी सेंटेंसेस में लिखेंगे। ठीक है, इतनी तो इंग्लिश सबको आती है कि वो रिफ्रेज कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ग्रामेटिकल एरर्स की आपके पास आते हैं, या आपके पास सेंटेंस मेकिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, तो डोंट यू वरी एट ऑल। हम लोग जब आप चैप्टर्स बनाते रहेंगे अपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, एंड यू विल सेंड दोस चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप टू मी, तो फिर हम उसको इंशाल्लाह इकट्ठे बैठ के देख लेंगे कि चैप्टर 1 में आपकी क्या सेंटेंस मेकिंग गलत थी, तो आई कैन मैं आपको ठीक कर दूंगी, करेक्ट कर दूंगी वो वाली जो सेंटेंसेस हैं। इसी तरह चैप्टर 2 में कोई आपके इस तरह के ग्रामेटिकल एरर्स या वर्बल इश्यूज आ जाते हैं तो वो भी सेट हो सकते हैं। लेकिन ये बात, इसके मुतालिक आपने परेशान नहीं होना कि मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती, मैं ये कैसे सीधी फ्रेज करूँ। जो भी इंग्लिश आपको आती है, अच्छे लेवल की तो इंशाल्लाह आती होगी। अब आप माशाल्लाह जो हैं बड़े अच्छी बैचलर्स के अच्छे सेमेस्टर में पहुंच गए, तो नेक्स्ट ईयर आपका इंशाल्लाह फाइनल होगा, तो आपको ये अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए।
अगर नहीं भी आती तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन कॉपी पेस्ट को आपने मुकम्मल तौर पे अवॉइड करना है। चैप्टर 2 भी आपका 5 to 6 पेजेस पे प्रोलॉन्ग करे तो ठीक है, क्योंकि जितनी रिसर्चेज आप पढ़ सकते हैं लिमिटेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो पूरी रिपोर्ट है ये है ही थोड़ी सी छोटी। अगर आपका थीसिस होता, थीसिस जो होती है बड़ी रिसर्च होती है, वो 300-400 पेजेस तक जाती है, तो उसमें आप लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। इसमें आप अपना लिटरेचर रिव्यू करेंगे विच इज रिलेटेड टू योर टॉपिक ओनली। जितना आप टॉपिक को नैरो डाउन करके, जितना आप टॉपिक के क्लोज रहेंगे, स्टिक टू योर टॉपिक लेंगे, उतना आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे, राइट। चैप्टर 2 आपका खत्म। अगले पेज पे आप हेडिंग डालेंगे। चैप्टर 3 पूरे पेज पे आपकी हेडिंग होनी चाहिए, तो इट लुक्स गुड एंड इट लुक्स नीट, बजाय के ऊपर हेडिंग हो, क्योंकि ऊपर जो हेडिंग होती है इट लुक्स अ हेडिंग ऑफ सम एक्सप्लेनेशन, एक अलग से हेडिंग स्टैंड आउट नहीं करती। तो आपकी हेडिंग्स जो ऑफ द चैप्टर है, क्योंकि आपकी चैप्टर की ये क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ द चैप्टर्स आर सो मच इम्पोर्टेंट, इज सो मच इम्पोर्टेंट। तो फिर इसलिए आप उन चैप्टर्स की जो हेडिंग्स है उसको स्टैंड आउट करने के लिए एक अलग से पेज लगाएंगे, उस पर लिखेंगे चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, ये ओरिजिनेट हुआ है थ्योरी से वर्ड, कि आपने अपना जो वर्क किया है, आपने अपनी जो रिसर्च कैरी आउट की है, उसमें आपने कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट किया है। आपने थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन साइंसेज पढ़ी होंगी, थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो बहुत सारी हमारे पास थ्योरीज हैं, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है हमारे पास, गुलबर्ग की वो है कल्टीवेशन थ्योरी है, ठीक है। इसी तरह मार्शल की हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, स्पाइरल ऑफ साइलेंस है हमारे पास। तो ये आपने देखना होता है कि जो आपकी रिसर्च है उसका जो फ्रेमवर्क है, फ्रेम क्या चीज होती है, जिसे आप जिस जो फ्रेम होता है ना, उस चीज पे आप अपना वर्क करते हैं। जिसका छोटा सा कढ़ाई का भी, एम्ब्रॉयडरी का भी फ्रेम होता है, लेकिन आप अपना सारा वर्क उस पर कैरी आउट करते हैं। तो इसी तरह आपके पास एक थ्योरी होती है बैकग्राउंड में, जिसपे आपका अपना सारा वर्क कैरी आउट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन थ्योरी आपको बताती है कि लाइट व्यूअर्स जो है वो ज्यादा समझते हैं कि वर्ल्ड इज अ क्रूअल, वो कम समझते हैं कि वर्ल्ड इज अ क्रूअल प्लेस कंपैरेटिवली टू द हैवी व्यूअर्स। जो ज्यादा टीवी देखते हैं वो समझते हैं कि वर्ल्ड इज अ वेरी क्रूअल प्लेस एज फार एज वायलेंस इज कंसर्न। उनको लगता है कि दुनिया में है ही सिर्फ वायलेंस। क्यों? क्योंकि वो टीवी ज्यादा देखते हैं, टीवी में ऐसी खबरें वो ज्यादा देखते हैं। तो ये जो चीज थी कि उनको पता चला कि वर्ल्ड इज अ वायलेंट प्लेस, वर्ल्ड इज अ क्रूअल प्लेस, उनको पता कहाँ से चली? उनको अपनी इस थ्योरी से पता चली, कल्टीवेशन थ्योरी से। तो आप कहेंगे कि मेरी रिसर्च का जो फ्रेमवर्क है, माय रिसर्च, माय का वर्ड आपने यूज करते हैं, दिस रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑन द थ्योरी, कल्टीवेशन थ्योरी, जो कि प्रपोज की थी इस बंदे ने, ठीक है। तो आपकी रिसर्च, जब भी आपके पास एक टॉपिक होता है, वो आपको टॉपिक इंडिकेट कर देता है कि वो किस थ्योरी की तरफ उसका जो है डाइवर्जन है। अगर आपका डाइवर्जन किसी भी थ्योरी की तरफ होता है तो आप उसका लिखते हैं कि दिस रिसर्च अंडरगोज द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ this presented by this in the year this which states। फिर आप अपनी आगे से थोड़ी सी थ्योरी को डिफाइन करते हैं उस थ्योरी को, राइट। चैप्टर 3 में आपका ये चीज आ जाती है। अच्छा, चैप्टर सॉरी ये कहाँ से फ्रंट टाइप्स एंड साइंसेस, ये आखिर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर 3 में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बाद आपके पास आ जाती है मेथोडोलॉजी। चैप्टर 4 मेथोडोलॉजी, मेथड से वर्ड निकला है इसमें कि आपकी रिसर्च के मेथड्स क्या होंगे। आपने, आपका सैम्पलिंग मेथड क्या था, आपने कौन सा सैम्पलिंग यूज किया है, सैम्पलिंग टेक्निक यूज की है, आपने कौन सा मेथड यूज किया है ऑफ योर रिसर्च। हमने स्टडी आपने किया होगा, रिसर्च के बहुत मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, सर्वे मेथड होता है, आप लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यूज होते हैं, क्वेश्चनायर्स भी उसमें आ जाते हैं। तो आप बताएंगे एज अ रिसर्चर that this studies adopts the method of this, कि फॉर एग्जांपल इसने ऑब्जर्वेशनल स्टडी की है, कंटेंट एनालिसिस किया है, ये सारे आप मेथोडोलॉजी में चीजें बताते हैं। इसके अलावा कि आपके सैंपल्स क्या थे वो आप बताते हैं, और आपने सैंपल्स उठाए कैसे, पिक कैसे किए, ठीक है, कौन से टेक्निक से पिक किए वो आप बताएंगे कि पर्पसिव सैम्पलिंग की थी मैंने या स्नोबॉल सैम्पलिंग की थी। स्नोबॉल सैम्पलिंग रिवाइज कर लेते हैं क्या होती है स्नोबॉल सैम्पलिंग। जैसे आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स के जैसे कि स्नोबॉल एक हिल से उतरती है तो वो बड़ी की बड़ी होती जाती है, ठीक है, बड़ी होती जाती है क्योंकि वो अपने अंदर अंदर जो है वो स्नो एब्जॉर्ब करती रहती है, राइट। तो सेम इज द केस विद स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग आप तब करते हैं जब आपको अपने मतलब के सैंपल के पास जाना हो। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गो टू द विक्टम्स ऑफ अर्थक्वेक, जिन जो 2008 में अर्थक्वेक आया, आप उस विक्टम के पास जाएंगे।
आप पर्सन ए के पास गए, आपने कहा कि मुझे आपसे कुछ सवालात करने हैं, पर्सन ए ने आपको डेटा दे दिया, आपने जो है उससे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, इंटरव्यू आपका कंप्लीट हो गया, एंड देन पर्सन ए रेफर्स टू यू अ पर्सन बी who is also the victim of the same calamity. पर्सन बी भी 2008 के अर्थक्वेक का विक्टिम था, पर्सन ए ने आपको पर्सन बी बता दिया, तो अब आप पर्सन बी की तरफ डायरेक्ट चले जाएंगे। पर्सन बी ने आपको पर्सन एक्स बताया है, तो आप पर्सन एक्स की तरफ चले जाएंगे, डी और ई की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका वो मतलब ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैरी आउट योर स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इस तरह आप मेथोडोलॉजी में हर चीज एक्सप्लेन करते हैं। इस रिसर्च ने स्नोबॉल सैम्पलिंग अडॉप्ट की है, या इस रिसर्च ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अडॉप्ट की है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन सी टेक्निक अडॉप्ट की है, और सैम्पलिंग मेथड इसका क्या था। ऑल दीज डिस्कशंस आर डन इन द चैप्टर ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, कि आपकी रिसर्च की क्या मेथोडोलॉजी इसने फॉलो की है, और मेथोडोलॉजी में ही आपकी ऑपरेशनलाइज्ड या इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ जाती हैं। ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इस चैप्टर में अपनी ऑपरेशनलाइज्ड डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, जिस तरह चिल्ड्रन ग्रो फास्टर व्हेन दे ईट वेजिटेबल्स। अब इसमें आपका ये टॉपिक था चिल्ड्रन ग्रो फास्टर व्हेन दे ईट वेजिटेबल्स। अब यू नीड टू एक्सप्लेन, यू नीड टू ऑपरेशनलाइज योर डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। आपकी जहन में चिल्ड्रन की क्या डेफिनेशन है, यू नीड टू टेल दिस इन दिस चैप्टर। आप अपने चैप्टर में बताएंगे कि चिल्ड्रन इन दिस रिसर्च मींस एज चिल्ड्रन यानी किड्स हैविंग एज फ्रॉम 13 टू 19, ये आपकी चिल्ड्रन की एज है। यानी इस रिसर्च ने जो चिल्ड्रन को समझा है, जो चिल्ड्रन की डिफाइन किया है, वो 13 टू 19, राइट। तो ये तमाम चीजें आपकी मेथोडोलॉजी में आ जाती है। चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज इट गिव्स अ वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी यूनिक मीनिंग टू योर रिसर्च। जो आपकी रिसर्च के मुतालिक सवालात होते हैं, जो आपकी रिसर्च के डेफिनेशंस होती हैं, जो मेथड्स हैं, वो सारे इस चीज में डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर आ जाता है फाइंडिंग्स, यानी आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, आपने मेथोडोलॉजी यही अडॉप्ट की, इस चैप्टर में आपने बता दिया। आप चैप्टर 5 के पास जब आ जाते हैं तो आप बताते हैं कि मेरी यही फाइंडिंग्स, सैंपल से मुझे ये रिजल्ट पता चला कि 98% ऐसा होता है, कि 73% ऐसा होता है, और फाइंडिंग में ही आपके SPSS भी आ जाता है, जो मैं आपको बताती हूँ कि SPSS सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। वो आपको बताता है कि आपका जो हाइपोथेसिस है कितना करीब है टू दी अप्रूवल और कितना करीब है टू दी रिजेक्शन। अप्रूवल आपका चाहिए होता है हाइपोथेसिस को, या फिर रिजेक्शन चाहिए होता है। जब आपने हाइपोथेसिस अपना कंस्ट्रक्ट किया होता है तो आपको नहीं पता होता कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, मेथोडोलॉजी में ही आप अपना हाइपोथेसिस भी बना लेते हैं। ठीक है, कि मेरा हाइपोथेसिस ये है, मेरे रिसर्च क्वेश्चंस ये है, इस रिसर्च के रिसर्च क्वेश्चंस ये हैं, हाइपोथेसिस ये है। फाइंडिंग्स में आप उसके रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि हाइपोथेसिस मेरा 1 जो था उसका 0.98 वैल्यू आई है, विच इज नियर टू 1। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। ठीक है, चिल्ड्रन के बारे में आप देख रहे हैं और वेजिटेबल्स के बारे में देख रहे हैं, तो देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, कि चिल्ड्रन अगर वेजिटेबल्स खाते हैं तो दे ग्रो फास्टर। ग्रोथ एंड वेजिटेबल्स के बीच में आप कह लें। ठीक है, ग्रोथ एक वेरिएबल था, एक वेजिटेबल्स था। अब आपने कहा आपकी फाइंडिंग्स बता दी, आपको वैल्यू 0.98। मैंने आपको बताया कि एक रेंज होती है जिसका 0 सेंटर में होता है, +1 आपका जो है इस साइड पे होता है, और -1 आपका इस साइड पे होता है, विच इज माई लेफ्ट साइड। ठीक है, जो आपका नेगेटिव वैल्यूज को इंडिकेट करते हैं। तो जब आपके पास 0.98 आती है तो यू डिसाइड योर सेल्फ कि ये जो 98 वैल्यू है, वेदर इट इज नियर टू +1 और वेदर इट इज नियर टू 0 और वेदर इट इज नियर टू -1। when you observe the value and when you see कि जो value है आपकी that is very much near to 1, that means you indicate a strong, the value indicates a strong positive relationship between your variables. अगर ये बिल्कुल वाइस वर्सा कर ले, -0.98 होती तो आप देखते हैं कि -0.98 जो है मेरी -1 के करीब लाई कर रही है, इट मीन्स नेगेटिव रिलेशनशिप है। और कैसा नेगेटिव? वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप। अगर ये 0 के कहीं करीब करीब होती, जैसे कि 0.1, 0.2, अब 0.01, 0.0002, तो ये वैल्यू बहुत ही अनस्पेसिफिक है, ये वैल्यू बहुत ही वेग है, तो आप कह देते हैं कि देयर एग्जिस्ट नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स। ठीक है, ये आप इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे सारी अपनी फाइंडिंग्स ऑफ द रिजल्ट।
नेक्स्ट आप अपने डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन ऑन द फाइंडिंग्स। अपने से आप कोई डिस्कशन नहीं करते, आप रिजल्ट की डिस्कशन करते हैं, फाइंडिंग्स की डिस्कशन करते हैं, जिसमें आप यही बातें बताते हैं कि द हाइपोथेसिस। अच्छा, अब दोनों चैप्टर्स में फर्क क्या है, इसमें यू जस्ट टेल दीज आर द फाइंडिंग्स, ठीक है, कि H1 की वैल्यू आई है 0.98, H2 की वैल्यू आई है 0. दिस इंडिकेटिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब डिस्कशन में आप करते हैं 0.98, which means there exists a strong relationship between the variables, or there exists a weak relationship between the variables, negative relationship, positive relationship। ये जितना भी आप डिस्कस करते हैं ना हाइपोथेसिस के रिजल्ट को, वो आप इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। फाइंडिंग्स में यू जस्ट टेल दैट दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फाइंडिंग्स, ठीक है, दीज आर द फाइंडिंग्स। चैप्टर 6 में यू डिस्कस दोज फाइंडिंग्स, ठीक है, कि आपने एक एक हाइपोथेसिस को डिस्कस किया, एक एक रिसर्च क्वेश्चन को आपने डिस्कस किया इन डिटेल, वो आप लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखें आपका जो रिसर्च जो रीड कर रहा है, ठीक है, एक लेमैन कॉमन मैन आपका रिसर्च रीड कर रहा है, आपकी रिपोर्ट रीड कर रहा है, तो उसमें आपने लिख दिया कि जी 0.98 वैल्यू। अब मुझे तो नहीं पता कि 0.98 क्या होती है, उस बंदे को तो नहीं पता कि इसका क्या मतलब, तो डिस्कशन में आप बताएं कि 0.98 which lies very near to +1, that means there exists a strong relationship between the variables discussed in the research are real variables, ये थे x and y, right। नेक्स्ट चैप्टर 7 है आपका, which is probably the last chapter of your report, that is conclusion and recommendation। conclude करते हैं आप अपनी रिसर्च, conclude मतलब कि आप इसको एक एंडिंग टर्न की तरफ लेके जाते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और फिर रिकमेंड करते हैं कि क्या चीज आप रिसर्च के फाइंडिंग से आप रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने देखा कि न्यूज बुलेटिन में एथिक्स नहीं है, ये चलें छोड़े, हम वो एग्जांपल लेके चल रहे हैं ग्रोथ एंड वेजिटेबल्स की। अगर आपने देख लिया कि ग्रोथ एंड वेजिटेबल्स का कोई ताल्लुक है, तो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि दिस स्टडी रिकमेंड्स या दिस रिसर्च रिकमेंड्स के जो इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स है वो इनकरेज होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स को इनकरेज करती है ये रिसर्च कि आप अपनी जो बच्चों की डाइट में वेजिटेबल्स को इनकरेज करें, वेजिटेबल्स की जो डाइट है, वेजिटेबल्स का जो इनटेक है उसको जो है अप लेवल पे लेके जाएं ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, राइट। ये आप रिकमेंड कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या करते हैं, अपनी रिसर्च को कंक्लूड करते हैं, इस तरह आपने रिसर्च कैरी आउट की, तो इट कंक्लूड्स दैट ये होना चाहिए सोसाइटी में या ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर आप रिकमेंड करते हैं कि कैसी चीजें होनी चाहिए, यानी पॉसिबल सॉल्यूशंस इसमें आपके आ जाते हैं। यू प्रपोज सॉल्यूशंस, यू ऑफर सम सॉल्यूशंस जो कि आपकी स्टडी पे बेस करते हैं, स्टडी के मुतालिक होते हैं, ठीक है। आप उसको जनरलाइज कर भी सकते हैं, जनरलाइज नहीं भी कर सकते। एक चीज होती है जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किए हैं, क्या वो पूरी सोसाइटी में जो कि आपकी पॉपुलेशन थी उस पर जनरलाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे कि पूरी पॉपुलेशन है कराची के मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है, द पेशेंट्स हु हैव सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, दिस इज योर पॉपुलेशन। अब कराची के आप 3 टाउन्स ले लें, ए बी एंड सी, ये आपके हैं सैंपल्स, ठीक है। अब जो आपने इस सैंपल से रिजल्ट ओरिजिनेट किया है, आपने इस सैंपल से जो रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया है, कैन दिस रिजल्ट बी जनरलाइज्ड ऑन ऑल ओवर द पॉपुलेशन? क्या आप इसका रिजल्ट पूरी पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं कि जो टाउन ए के मसले मसाइल थे पेशेंट के, वो कराची के तमाम मलेरियल पेशेंट के जनरलाइज के रिजल्ट्स वो होते हैं, मसले होते हैं। यहाँ टाउन बी के जो मलेरिया पेशेंट के मसले मसाइल थे, यहाँ जो हेल्थ इंप्रूवमेंट थी, वो कराची के तमाम मलेरिया पेशेंट्स की हेल्थ इश्यूज या हेल्थ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। ये चीज आपको ये आंसर करती है आपकी रिसर्च, और ये चीज आपका आंसर सबसे बेस्ट होता है ऑफ बाय योर सैम्पलिंग मेथड, कि आपका सैम्पलिंग मेथड इस तरह का था कि उसमें पॉपुलेशन की ट्रेट्स मौजूद थी, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मौजूद थी या नहीं मौजूद थी, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि एट द एंड आप अपनी रिसर्च को जो है वो जर्नलाइज करें, बताने के लिए कि मेरी जो रिसर्च है वो पूरी पॉपुलेशन पे जर्नलाइज होती है। समटाइम्स हो भी सकती है और समटाइम्स नहीं भी होती। फॉर एग्जाम्पल आपने विक्टिम्स लिए हैं अर्थक्वेक 2008 के, आप उसको कैसे 2010 के अर्थक्वेक के विक्टिम्स के ऊपर जर्नलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम रिसर्च रिपोर्ट में जो इतनी शॉर्ट जो रिपोर्ट होती है, हम उसको जनरलाइजेबिलिटी जो है वो अवॉइड करते हैं और जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाते, बल्कि रिकमेंडेशंस की तरफ जाते हैं। ये नहीं कहते थे कि ये जो रिसर्च स्टडी है ये बताती है कि कराची के तमाम जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो सफर करते हैं फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ बैड कंपनी, ठीक है। आपने तो 50 पेजेस की रिसर्च की है, हाउ कैन यू से दैट, ठीक है।
इतनी शॉर्ट टर्म रिसर्च में आप इतने बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। रिसर्च एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क है, एक टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने एक जिम्मेदाराना रिसर्चर बन के आपने तमाम चीज़ें लिखनी होती हैं, क्योंकि वो आपकी जो रिसर्चर जो पढ़ेगा, यू डोंट नो कि वो उस पर बिलीव करेगा, वो आपके अगले के लिए यूज होगी, और बिलीव ना भी करे, आपके खुद की ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा वैलिडेट होनी चाहिए, आप वैलिडिटी होनी चाहिए आपके वर्क की, राइट। तो इसलिए आप जनरलाइजेशन की तरफ नहीं जाते, आप रिकमेंडेशंस की तरफ जाते हैं या पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, ये कौन कौन से मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने स्लाइड एंड में रखनी थी, आई डोंट नो ये बीच में कैसे आ गई, लेकिन चलें कोई बात नहीं, स्टडी कर लेते हैं कि आपने जो रिपोर्ट बनानी है उसके फॉन्ट टाइप्स क्या होने चाहिए। फॉन्ट किसे कहते हैं, जो राइटिंग का जो स्टाइल होता है, राइटिंग जो होती है आपकी जो राइटिंग है, उसके टाइप्स क्या होनी चाहिए, कौन सा आपने नाम रखना है फॉन्ट का, कौन सी आपने फॉन्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके स्टाइल्स क्या होने चाहिए, उसके साइजेस क्या होने चाहिए। देखिए, हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न पे ही चीज़ अच्छी लगती है, पैटर्न पे ही चीज़ मानी जाने लगती है। हमारी लाइफ का भी एक पैटर्न है कि हमने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। पैटर्न ही ना होता तो हम लोगों की तो मसले मसाइल ही रह रहे होते, ठीक है। पैटर्न से क्या नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। पैटर्न ही ना होता तो हम लोगों की यूनिफॉर्म, अब देखें नमाज का टाइम होता है या ईद की नमाज का टाइम होता है, तो यूनिफॉर्मिटी है ना, एक पैटर्न है, एक फॉर्मेट फॉलो करना है कि सबने जाके वही नमाज पढ़नी है जो इमाम साहब ने पढ़ानी है। अगर ये पैटर्न ना हो आपकी लाइफ में, तो आप सोचें कैसा जो निज़ाम है, हर कोई अपनी मनमानी करे और कोई सेट स्टैंडर्ड ना प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रोड्यूस करने के लिए आप पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, सोसाइटी सेलेक्ट करती है, यहाँ आपकी जो सोशियोलॉजी होती है ये सेलेक्ट करती है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, सिविक ड्यूटीज भी इसमें आ जाती हैं जो आपका एक प्रॉपर लेआउट डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह एजुकेशन, व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो आपकी रिपोर्ट राइटिंग, आपकी थीसिस राइटिंग का भी एक सेट पैटर्न है, और पैटर्न से चीज़ मिलती है तो इट डजंट लुक गोल्ड, इट डजंट लुक एक्सेप्टेबल। तो सबसे पहले तो आपका जो ऑफिशियल फॉन्ट है, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन, इसका नाम है, ये आपका फॉन्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची, ऊपर नीचे जाते हुए कोई भी राइटिंग एक्सेप्टेबल नहीं है इन योर रिपोर्ट। This writing is considered as the official writing for any official document. आपकी ये राइटिंग जो है, आपकी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए यही चाहिए होती है। आप बड़े से बड़े गवर्नमेंट को ईमेल लिखें तो उसमें आपकी यही राइटिंग चाहिए होती है, यही फॉन्ट चाहिए होता है। सेम इज द केस विद योर रिपोर्ट, उसमें आप अपना ये फॉन्ट लिखेंगे। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये जो है फॉन्ट कहाँ से सेलेक्ट किया जाता है, पता होगा तो भूल जाता है, इंसान ही है, टू अर इज ह्यूमन, इंसान के जहन से निकल जाती हैं चीज़ें। तो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट दिस कि आप ये कहाँ से सेलेक्ट करते हैं राइटिंग, ठीक है। जब आपने राइटिंग सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आप साइज क्या रखते हैं, फॉन्ट का साइज 14। अच्छा, ये जो टाइम्स न्यू रोमन है ना, ये यही राइटिंग होती है जिसमें मैंने ये लफ्ज लिखा हुआ है, टाइम्स न्यू रोमन, राइट। बाकी मेरे राइटिंग कोई और है, लेकिन टाइम्स न्यू रोमन की वही राइटिंग है। आई विल शो इट टू यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑल्सो। अच्छा, नेक्स्ट है साइज 14 फॉर एक्सप्लेनेशन। आप अपनी जो चीज एक्सप्लेन करेंगे, जो पैराग्राफ्स आपने जो लिखने हैं, उसमें आपने अपना साइज 14 रखना है। साइज 16 रखना है आपने हेडिंग्स के लिए, ठीक है। हेडिंग्स आर बोल्ड, बोल्ड ऐसे होता है, ठीक है, डार्क एंड कैपिटलाइज्ड। जो हेडिंग्स आपने अपनी रिसर्च में इंक्लूड करनी है, जो आपकी पार्ट ऑफ द रिसर्च होगी, दोज हेडिंग्स आर बोल्ड एंड दे आर कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मींस अपर केस में आपने उनको लिखना है, जैसे कि मैंने ये अपर केस में लिखा हुआ है फॉन्ट टाइप्स एंड साइजेस। इसके अलावा मैंने जो चैप्टर लिखा हुआ है ये अपर केस में लिखा है, तो मैंने ये चैप्टर अपर केस में ही लिखना है। जो छोटा है चैप्टर का जो नाम है वो भी अपर केस में लिखना है, लेकिन जो छोटी राइटिंग है, जिस तरह के डेफिनेशंस आ जाती हैं आपके इंट्रोडक्शन में, वो आप छोटी राइटिंग में लिख सकते हैं, बट द हेडिंग्स आर बोल्ड, नेवर फॉरगेट दैट, राइट। पेज अलाइनमेंट इज सेट टू जस्टिफाइड। अब पेज की 3 तरह की, मिडल 4 तरह की अलाइनमेंट होती है, ठीक है। एक राइट साइड ओरिएंटेड होता है, एक लेफ्ट साइड ओरिएंटेड होता है, एक मिडल ओरिएंटेड होता है, और एक होता है जस्टिफाइड, ठीक है। राइट साइड में क्या होता है कि आपने जो भी चीजें लिखनी है वो आपकी राइट साइड से स्टार्ट होंगी, ठीक है। राइट साइड से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि जो आपके लेफ्ट पे जो स्पेस बच रही है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ही बच रही होगी। लेफ्ट साइड में बिल्कुल इसके इसको उल्टा करते हैं, आपने लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश में लिखते हैं और उर्दू में आप राइट साइड से लिखते हैं, तो जब आप लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपके राइट साइड की जो पेजेस हैं, राइट साइड के जो स्पेसेस हैं ऑन द पेज, वो भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी बचना स्टार्ट होती है। यानी एक सेंटेंस आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है तो दूसरा सेंटेंस आपका यहाँ पे खत्म होता है,
वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। मिडल का मतलब ये है जैसे कि आप लोग पोम्स वगैरह लिखते हैं सेंटर में, जिसके यहाँ पे भी कोई आइडेंटिफाइड जगह होती है और यहाँ पे भी आइडेंटिफाइड जगह होती है, कि दोनों में ऐसे ऐसी सेम जगहें होंगी, लेकिन एक प्रॉपर परपेंडिकुलर वो जगह नहीं होती, पैरेलल नहीं जा रही होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। और लास्ट जो चीज जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है जस्टिफाई। आपने अपने पैराग्राफ को, अपनी राइटिंग को जस्टिफाई करना है, यानी कि जैसे आप एग्जाम्स में मार्जिन ड्रॉ करते हैं ना, मार्जिन का क्या मतलब होता है कि आपकी चीजें जो है वो इन दो मार्जिन के अंदर रहे, आपकी जो राइटिंग है वो इसी पैटर्न पे रहे, इसी उसमें फॉलो करे। तो जब आप जस्टिफाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी राइट साइड की जो स्पेस बच रही है दैट इज इक्वल टू द स्पेस लेफ्ट ऑन योर लेफ्ट साइड। जो आपकी राइट स्पेस की जो स्पेस बच रही है वो लेफ्ट साइड की स्पेस जो बच रही है वो दोनों इक्वल है, और आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरती से सेंटर में आ रही होती है। दैट इज कॉल्ड योर वर्क इज जस्टिफाइड, योर पैराग्राफ इज जस्टिफाइड। तो आपने ये चीजें जस्टिफाइड करनी होती है, एग्जामिनर इन चीजों को देखता है और ये चीजें काउंट करती हैं फॉर योर इवेल्युएशन। आपकी रिपोर्ट की इवेल्युएशन जब होती है, यानी कि आपकी रिपोर्ट को जब चेक किया जाता है, तो ये प्रेजेंटेशन सबमिशन में ये तमाम चीजें नोट की जाती है। अच्छा, एक और चीज है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग यानी कि आपके दोनों वर्ड्स के दोनों जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस रिटन ऑन द अपर लाइन प्लस द सेंटेंस रिटन ऑन द लोअर लाइन, उसके बीच में जो स्पेस है ये वाली, जहां पे मेरा जो माउस है का जो कर्सर है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्पेस कितनी होनी चाहिए। ये भी आपके पास डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट डॉक में बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो आपने अपनी स्पेसिंग सेट करनी है टू 1.0। ठीक है, 1.0 के बाद 1.5 आती है, 2.0, 2.5 आती है, तमाम चीजें होती हैं। तो यू हैव टू सेट योर स्पेसिंग टू 1.0। 1 2 3 4 5 6 बातें हैं, 6 बातें ऐसी हैं कि ये आप कह लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये चीजें बहुत ज्यादा नोट की जाएंगी आपकी चीज में, राइट। अब जो है मैं स्क्रीन शेयर का ऑप्शन हटा देती हूँ, या पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको चीजें दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन नो कि कैसी चीजें कैरी आउट की जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए इधर रखा है, हम ये चीजें साथ साथ पढ़ेंगे कि ये चीजें कहाँ पे होती हैं। ठीक है, फॉन्ट टाइप, टाइम्स न्यू रोमन कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट पे आप आ जाइए, लेट दिस डॉक्यूमेंट ओपन। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप अपना कहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, you are making your work on your computer, you have opened your Microsoft Word, right? You need a new document, right? अच्छा, ये जो चीज है that is my font type, whether it is I am writing something, इसको मैं थोड़ा बढ़ा देती हूँ so that आपको थोड़ा नजर आ जाए, right? This document is to check the prompts, ठीक है। अब ये वाली जो राइटिंग है दैट इज कैलिब्री सेट ओवर हियर, यहाँ पे होता है आपका फॉन्ट साइज। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है विद अ लॉन्ग वैरायटी ऑफ द फॉन्ट्स यू वांट टू अप्लाई ऑन योर टेक्स्ट। तो इसीलिए आप सबसे पहले ये आपकी राइटिंग लिखी हुई है टाइम्स न्यू रोमन, आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपकी राइटिंग हो गई है टाइम्स न्यू रोमन। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था कि आपका साइज होना चाहिए 14 एक्सप्लेनेशन का, तो आप इसमें साइज बढ़ा लें। व्हेन यू क्लिक दिस मेन्यू इट विल ड्रॉप डाउन और इसमें आपका मेन्यू आ जाएगा साइज 14। ठीक है, साइज आपके पास 14 आ गया। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो इंशाल्लाह। लाइक दिस, इसको थोड़ा और कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया है साइज 14। ठीक है, अब देखिए साइज 14 में और साइज 12 में बहुत फर्क है। व्हेन यू आर गोइंग टू डू योर वर्क, जब मैंने तो ये जूम किया हुआ है, जब आप अनजूम करके और नॉर्मल एक साइज में, नॉर्मल एक स्पेसिंग में काम कर रहे होते हैं, तो यू गेट टू नो साइज 12 लुक्स वेरी स्मॉल, साइज 14 इज ओके व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, क्योंकि आपका प्रिंट भी होना है, और जो प्रिंट आपकी चीज हो तो वो इट शुड बी इलिजिबल, यानी कि पढ़ने के काबिल हो, इतनी भी चुन्नी चुन्नी ना हो कि समझ ही ना आ रही। ठीक है, फिर हमने एक बात पढ़ी थी कि सारी एक्सप्लेनेशन तो है आपने इसी पे कर लेनी है, सारी एक्सप्लेनेशन आपने साइज 14 पे करनी है, लेकिन जो हेडिंग्स हैं वो आपने किस पे करनी है, हेडिंग्स आपने करनी है किस पे, साइज 16 पे। अब जिस तरह के इसकी हेडिंग में दे देती हूँ डॉक्यूमेंट 1, चैप्टर 1 कह देती हूँ, चैप्टर 1,
राइट। अब चैप्टर 1 की मेरी हेडिंग, यहाँ से मैं इसको अपर केस करूंगी। एक कैपिटल ए लिखा हुआ है, एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, आप इसको अपर केस कर लेंगे, राइट। आपके पास चैप्टर 1 हो जाए। मेक श्योर जब आप ये चीजें करें तो अक्सर ये चीजें हिल जाती हैं, तो यू हैव टू सी वेरी मच केयरफुली कि आपकी ये चीजें कैसे आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है, स्क्रीन कहाँ चली गई, ये आ गई। अब चैप्टर 1 जो है आपने क्या करना है, उसको बोल्ड करना है, और अपर केस तो ये ऑलरेडी है, ठीक है। या आप इस तरह आप चैप्टर्स की हेडिंग देंगे। अब चैप्टर के अंदर कोई हेडिंग आनी है, चैप्टर के अंदर हेडिंग आनी है डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, ठीक है। एथिक्स के आगे मैं कॉलन डालूंगी और मेरी ये हेडिंग स्मॉल केस में होगी। सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड होगा इसका, सिर्फ ये कैपिटल होगा, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हमने चीजें पढ़ी थी कि आपकी जो चीजें हैं वो लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैं इसी चीज को कॉपी कर रही हूँ ताकि हम लोग देख लें कि जस्टिफाइड क्या होता है, जस्टिफाइड क्या नहीं होता है। लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, ये एक लाइन है और ये मेरी दूसरी लाइन है। अब मुझे इन दोनों लाइनों के बीच में स्पेसिंग चेक करनी है, तो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये होती है आपकी लाइन स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये 4 लाइंस ड्रॉ हुई है, ऊपर का एरो ड्रॉ हुआ है, नीचे का एरो ड्रॉ हुआ है, इसको कहते हैं, इस बटन को बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाती है, और जब ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाती है तो आप सेट करते हैं 1.0। 1.15 बहुत ज्यादा है, 1.5 उससे भी ज्यादा, ठीक है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। बट यू डोंट नीड दैट, 1.0 इज ओके विद यू, 1.0 मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। अब जो है मैंने चेक करनी है अपनी पैराग्राफ जस्टिफाइड, ये देखें, टाइम्स न्यू रोमन चेक हो गई, टाइम्स न्यू रोमन हमारे पास चेक हो गई, राइट। साइज 14 हमने देख लिया एक्सप्लेनेशन के लिए, साइज 16 हमने देख लिया हेडिंग्स के लिए। हेडिंग्स बोल्ड होनी चाहिए, कैपिटलाइज्ड होनी चाहिए। पेज अलाइनमेंट अब हमने देखनी है, लाइन स्पेसिंग हमारी 1.0 सेट हो गई है, राइट। इसको हम बंद कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में जब हम आए हैं तो हमने एक चीज देखनी है, हमारी अलाइनमेंट क्या है। हमारी अलाइनमेंट्स के आपके पास 4 पैराग्राफ्स आ रहे होती है। देखिए राइट अलाइनमेंट है कि हर चीज जो है, सॉरी लेफ्ट अलाइनमेंट है, हर चीज लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है। इसका यह वाली जो टर्म्स हैं, अब तो मैंने ये सेंटेंस बहुत छोटा है, अगर इसको पैराग्राफिकल वे में आप देखें तो ये आगे आगे जाएगा। सेंटर में आ जाते हैं तो ये ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। इसको ऑल सेलेक्ट करें सो दैट यू कैन नो। दिस इज कॉल्ड योर लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस इज कॉल्ड योर सेंट्रलाइज्ड। देखें टेक्स्ट आपका कैसे सेंटर में हो गया। दिस इज कॉल्ड योर राइट अलाइनमेंट, कि कैसे आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो इस तरफ आ गया है। एंड दिस इज कॉल्ड योर जस्टिफाइड, एंड दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। जस्टिफाइड है आपका बटन, जस्टिफाई, ये कंट्रोल प्लस जे से भी होता है, कंट्रोल प्लस आर से राइट होता है, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट होता है, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर में हो जाता है। but you don't need to care about these 3 small buttons, but this is very much crucial for your research, for your writing. आपने जब जस्टिफाई कर दिया अपने रिसर्च को तो आपका डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड हो गया, राइट। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा है, इसको हम देख लेते हैं कि ये जस्टिफाइड कैसे हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करूंगी। अब देखें, दिस इज ऑलरेडी जस्टिफाइड, बट व्हेन आई डू इट लाइक दिस, ये देखें यहाँ के शेडेड एरिया, आप देखें शेडेड एरिया, यहाँ का शेडेड एरिया बिल्कुल भी इक्वल नहीं है इस शेडेड एरिया के। इतनी जगह छुट रही है, यहाँ इस लाइन में इतनी जगह छुट रही है, इस लाइन में इतनी जगह एम्प्टी है, इस लाइन में एम्प्टी। तो थिंग दे, इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक नीट, टाइडी, ठीक है। आप सेंट्रल में करेंगे ये और भी खराब हो जाएगी, आप इसको राइट में करेंगे तो यहाँ की जो स्पेस बची है दैट इज नॉट इक्वल टू द स्पेस लेफ्ट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ की स्पेस और इसकी स्पेस में भी फर्क है। तो इसीलिए अब आप जो है जस्टिफाई करते हैं जब अपनी चीजों को, तो आपके पास चीजें सेट होना स्टार्ट हो जाती है। राइट अलाइनमेंट हटा लें और जस्टिफाई आपने कर लिया, ठीक है। तो आपकी ये देखें, ये एज बिल्कुल 2 के नीचे है, वाई डाउन, जबकि ये चीजें जो थी ऐसी राइट अलाइनमेंट में नहीं थी। आपका देखें एज कहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, वाइल कहाँ पे है, डाउन कहाँ पे है। ये अलाइनमेंट आपकी पता चलती है फ्रॉम द लास्ट वर्ड यू हैव रिटन ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो जब आपने इसको, ये देखें ऐसे ऐसे आ रहा है, तो जब आपने इसको जस्टिफाई कर दिया तो आपका एज बिल्कुल 2 के नीचे आएगा, 2 बिल्कुल वाइल के नीचे है, वाइल बिल्कुल डाउन के नीचे। इस तरह देखें आपकी जस्टिफाइड हो गई, एंड दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। अब जो है हम लोग स्क्रीन को स्टॉप कर देते हैं शेयर करने से, और मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ
कि कैसे जो है, आई होप आप सबको नजर आ रहा हो, ये देखें